चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। आर यू रेडी गाइज? लेट्स गो। आर यू रेडी? यस यू आर रेडी। उधर उधर खेलते बैठो। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। आगे फर्स्ट एंड मेरे को लिंक शेयर करने दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग बोलो। क्यों नहीं बोलेंगे? ओके सो लाइव स्ट्रीम में सब लोग जुड़ गए। लाइव स्ट्रीम में ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्लीज कमेंट करके बोल दीजिएगा। चलो शुरू करते, ध्यान देना। अभी तो कला खराब है तो कैसे गाऊंगा मैं, ठीक है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे बोलो रे गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो बोलो। तुमको तुम्हारे वाली की कसम गुड मॉर्निंग बोलो। तुमको तुम्हारे लिए जो पैदा हुआ है उसकी कसम गुड मॉर्निंग बोलो। नहीं वरना मिलेगा ही नहीं, तुमको याद रखना। फिर नहीं मिला मेरे पीछे मत आना, सर तुम्हारी कसम जो अभी तक मिला ही नहीं करके, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना। आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडा? बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। कौन से एक्ट से बोले बाद उसे? कॉन्ट्रैक्ट। पूरा ध्यान मुझे बोर्ड के ऊपर चाहिए, कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना। लेट्स गो। कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें से क्या क्या अपने को पढ़ने का है वो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा तो समझ में आएगा। रेडी? लेट्स गो। सो बेसिक से एकदम शुरू करेंगे, ध्यान देना। लाइव स्ट्रीम में सब ज्वाइन हो गए अच्छे से? चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है, कौन सा एक्ट बोले बाद उसे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता था। बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स, तीसरा वाला सेल ऑफ गुड्स एक्ट, और चौथा वाला कौन सा बोले बाद उसे? पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। 4 डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड होता था। अब बेसिकली सेल ऑफ गुड्स के प्रोविजंस जो है वो निकाल के सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डाल दिए गए, पार्टनरशिप के प्रोविजन पार्टनरशिप में डाल दिए गए। जो बेसिक्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको सीए फाउंडेशन के ऊपर एप्लीकेबल था। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ 5 कॉन्ट्रैक्ट जो हमको कवर करने हैं, दैट इज इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज एंड एजेंसी। इसमें भी मैं अगर आपको मेंशन करूं तो इंडेमनिटी गारंटी इज अ काइंड ऑफ वन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट प्लेज इज अ काइंड ऑफ, मतलब इनको हम ग्रुप में देखेंगे, वन सिंगल नहीं बोल सकते, इनको हम ग्रुप में देखेंगे। इंडेमनिटी गारंटी एक साथ, बेलमेंट प्लेज एक साथ, एंड एजेंसी को हम थोड़ा सा अलग से देखेंगे। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर। नो। स्टार्टिंग में जो मैं शुरू करना चाहूंगा वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला शुरू करना चाहूंगा, जिसे हम कहते हैं एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले बाद उसे? एजेंसी। तो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर दीजिएगा, फोकस कीजिएगा अच्छे से। ओके आ जाइए। सबसे पहले एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है पहले उसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। आ जाओ। सो ये है आपके पेज नंबर 3.13 पे, पेज नंबर 3.13। आ गए सब लोग? बोलो हाँ है ना एवरीबॉडी? आर यू रेडी? बोलो हाँ है ना? चलो। सो 3.13 पे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है, और सबसे पहले समझते हैं कि एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से वर्क करता है, या एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। सिंपली सबसे पहली बात, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब होता है जब कोई पर्सन किसी दूसरे के बिहाफ पे कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है या कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है तो उसे एजेंसी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुमको नया एप्पल का आईफोन खरीदना था, ठीक है। आईफोन का 14th नंबर का मॉडल, ठीक है, आईफोन 14। तो अब हिंदी में नहीं, इंग्लिश में, ठीक है। सो आपको आईफोन 14 परचेस करना था, तो तुम गए एप्पल के शोरूम में। किसके शोरूम में बोले बाजू से? एप्पल। अब नॉर्मली एप्पल का ओरिजिनल शोरूम नहीं है, आप अगर देखोगे तो एप्पल के शोरूम्स में मैपल आता है, यूनिकॉर्न आता है, ये सुनो।
तो तुम गए मैपल के शोरूम में या यूनिकॉर्न के शोरूम में, जो ऑथोराइज सेलर्स है एप्पल के प्रोडक्ट्स के। अब तुम यूनिकॉर्न से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो फॉर द परचेस ऑफ क्या बोले बाद से फोन, तो यू आर द कस्टमर्स, यूनिकॉर्न इज अ एजेंट एंड एप्पल इज द प्रिंसिपल। एप्पल इज क्या बोले बाद से प्रिंसिपल। तो इस सिचुएशन में वॉट एवर यूनिकॉर्न विल सेल एप्पल विल बी लाइबल। वॉट एवर यूनिकॉर्न विल सेल, कौन लाइबल हो जाएगा बोले बाद से एप्पल। दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट का एक सिंपल प्रिंसिपल है, एनी वर्क डन बाय एजेंट प्रिंसिपल विल बी लाइबल अनलेस एंड अनटिल इट इज इलीगल। अनलेस एंड अनटिल इट इज क्या बोले बाद से इलीगल। अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। लंबा चौड़ा चार्ट है, अच्छा चार्ट है, आपको बहुत सारी चीजें एजेंसी की समझ में आएगी, उसको ध्यान दीजिएगा। मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी मतलब एजेंसी कितने प्रकार से बन सकती है, कितने प्रकार से क्रिएट हो सकती है। पहला एक्चुअल अथॉरिटी, मतलब एजेंसी एक्चुअल अथॉरिटी से बन सकती है। दूसरा बाय रेटिफिकेशन, तीसरा बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी जिसे अपरेंट अथॉरिटी भी कहा जाता है, चौथा बाय स्टुपल बाय होल्डिंग आउट, पांचवा कोहैबिटेशन, छठवा एजेंसी बाय नेसेसिटी। सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, दैट इज एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी। सब जन साथ में पढ़ेंगे, रेडी 1 2 3 बोलो क्या है। When the agent is appointed by an agreement with the express powers either in writing or orally, then it is the कौन सा अथॉरिटी बोले बाद से एक्चुअल। आपने सामने वाले पर्सन को एजेंट अपॉइंट किया बाय राइटिंग, बाय रिटन एग्रीमेंट और बाय ओरल एग्रीमेंट, और उसको आपने अथॉरिटी दिया, दिस इज एक्चुअल अथॉरिटी। एक्चुअली उसने आपको बोला है कि आप मेरे बिहाफ पे ट्रेड कर सकते हो। दैट इज कौन सा अथॉरिटी बोले बाद से एजेंसी बाय एक्चुअल अथॉरिटी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो सर ना। उसे नॉर्मल एजेंसी कहा जाता है। नॉर्मली आपने जितने भी एजेंसी इसके पहले पढ़े, जैसे कंसाइनमेंट इज अ काइंड ऑफ एजेंसी, उसके बाद में फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट आर काइंड ऑफ एजेंसी। तो ये एजेंसी आर एक्चुअल अथॉरिटी वाले ही एजेंसी है। मतलब मार्केट में 90% एजेंसीज आपको दिखेंगे जो एक्चुअल अथॉरिटी वाले, जो एग्रीमेंट ड्राफ्ट किए गए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग क्लियरली बोलो हाँ है ना। दूसरा एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब पहले सेल हो गया, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में आपने उसको एजेंट बनाया। ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जैसे स्टॉक ब्रोकर्स और म्यूचुअल फंड्स वगैरह की अगर हम बात करें, ठीक है। अब अगर हम सिंपली बोले, समझो मैं कोई स्टॉक ब्रोकर था, मैं कोई क्या था बोले बाद से स्टॉक ब्रोकर, और मैंने एज ए स्टॉक ब्रोकर एडीजेड सर के बिहाफ पे 2-3 शेयर्स एवी खरीद लिए। ये कई बार होता है। नॉर्मली जब आप स्टॉक ब्रोकर होते हो, कोई इन्वेस्टर होता है आपके पास, तो नॉर्मली आप बिना इन्वेस्टर, क्योंकि इन्वेस्टर ने फ्री हैंड दिया रहता है कि भाई तू सोच, तेरे हिसाब से तू इन्वेस्ट कर दे, हाँ है ना। सो मैंने एडीजेड सर के बिहाफ पे 2-3 शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, टाटा, वाओ बियर वगैरह 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 वगैरह। अब ये एडीजेड सर को नहीं मालूम कि भैया मैंने उनके बिहाफ पे इन्वेस्ट किया। तो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया, फिर मैंने एडीजेड सर को बोला कि सर मैंने तुम्हारे बिहाफ पे टाटा, वाओ बियर वगैरह के शेयर्स वगैरह लिए हैं, नाउ ये लिए हैं तो ये आपके अकाउंट में आपको दिख रहे होंगे। वो बोले अरे बहुत बढ़िया, शानदार। तो कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ, एजेंसी बाद में क्रिएट हुआ। मतलब ये हो सकता है कि मैं स्टॉक ब्रोकर हूं, पर उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्पेसिफिकली इन टाटा के शेयर्स के लिए, वाओ बियर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट पहले हुआ है और बाद में एक्सेप्ट किया गया है। दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय पब्लिक बाजू से रेटिफिकेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोलो इस नो। कई बार ऐसा होता है कि कोई मोबाइल कभी सस्ता होता है या लैपटॉप वगैरह कभी सस्ता होता है, और आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, आपका दोस्त होता है, उसको दिखाई देता है कि भैया कोई चीज सस्ती हुई, आपका फैमिली मेंबर होता है जिसको दिखाई देता है ये सस्ता हुआ है। वो बंदा आपके बिहाफ पे, जैसे अभी मोबाइल सस्ता हुआ, तुमको पता चला कि भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर एकदम एप्पल का फोन डायरेक्ट 10,000 में मिल रहा, तो तुमने 2-3 दनादन ऑर्डर कर दिया खुद के लिए और तुम्हारे दोस्त के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया, फिर तुमने दोस्त को बोला तेरी शक्ल तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, एटलीस्ट फोन तो अच्छा यूज किया कर, करके तुमने उसको बोला कि तू एप्पल का फोन ले ले 10,000 में। तो बोला कैसे ले लूं 10,000? तो तुमने बोला कि यार मैंने तेरे भी हाथ पे लेके रखा है, मैंने तेरे भी हाथ पे क्या बोले एक बार लेके रखा है, मेरे को मालूम है तू ऐसी भिखारी है, तो 10,000 में का फोन तेरे लिए एप्पल का लेके रखा है। दिस इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ही विल वैलिडेट इट आफ्टरवर्ड्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, ये चीज को याद रखना। तीसरा वाला एजेंसी है एजेंसी बाय स्टोबल और सॉरी ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी और अपरेंट अथॉरिटी। ऑस्टेंसिबल और अपरेंट अथॉरिटी, अब बेसिकली बड़े अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, इसको टेक्स्ट को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद में एग्जांपल देखेंगे। सब जन साथ में 1 2 3 बोलो क्या है। When the person do not have any authority to sell or service but executes the sale or service and afterward principal accepts such a sale and give authority is a agency by ostensible authority। और कौन सा अथॉरिटी बोले बाजू से apparent authority। रियल एस्टेट में नॉर्मली आप ये देखोगे, ठीक है, या लग्जरी कार्स में भी नॉर्मली अगर आप देखोगे तो ऐसा वाला सिचुएशन कई बार एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। किधर गया,
ठीक है। रियल एस्टेट वगैरह में या कई सारी जगह पे नॉर्मली होता है, ठीक है। एक आधे का नाम लेते हैं, मैडम नाम बोलो। अक्षिता, अक्षी। हाँ, बाजू वाले का नाम बोलो। खुशी, ठीक है। अब अक्षिता को रेंज रोवर लेनी थी, वैलोर वाली। रेंज रोवर के मॉडल मालूम है क्या? रेंज रोवर, वैलोर, ऐसे मस्त जाने छोड़ो, आज जो भी है वेलोर। सो क्या अल्टो 800 क्या? सो अक्षी को रेंज रोवर लेनी थी, कौन सी वाली बोले बाजू से? वेलोर वाली। तो अक्षी रेंज रोवर के शोरूम में गए, बोले गाड़ी कितने की है? उन्होंने बोला 2 करोड़ रुपए की। कितने करोड़ रुपए की बोले बाजू से? 2 करोड़। अक्षी बोले रिटेल प्राइस में तो लेना ही नहीं, डिस्काउंट डिस्काउंट। तो उन्होंने बोल दिया डिस्काउंट वालों को हम यहाँ पे भागी। तो अक्षी घर पे आई रोते रोते बेचारी। खुशी ये रेंज रोवर की डीलर थी। रेंज रोवर क्या लग्जरी व्हीकल्स की डीलर थी। इंडिया में ऐसे लग्जरी व्हीकल्स के बहुत सारे डीलर्स है, बर्लिन वगैरह नाम से। तो खुशी लग्जरी व्हीकल की डीलर थी। खुशी ने अक्षी को रोते हुए दिख लिया, रास्ते पे अक्षी रो रही थी चाय पीते पीते कि रेंज रोवर नहीं मिली, ठीक है। खुशी भी वहां पे बाजू में चाय ही पी रही थी, ठीक है। और उसने देख लिया अक्षी को, चाय सुट्टा नहीं रहे नालायक दिखा रहे। मेरे को मालूम है उसने तेरे तरफ देख के क्या बोला, सिगरेट की बात चल रही करके। मेरे को मालूम है उसने क्या बोला, बेकारी लोगों। मेरे को दिखा तो झूठ मत बोलो जीवन के अंदर। तुमने सिगरेट बोला मेरे को, ये बेकार लोग है, मैंने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अच्छा, सो यहां पे खुशी जो है वो साइड में खड़ी थी, वो भी चाय ही पी रही थी। तो उसने अक्षय को देखा कि अक्षय रो रही है। खुशी ने अक्षय को पूछा कि क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, बोले 2 करोड़ की रेंज रोवर बोल रहे, कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहे। नाउ खुशी वाज अ बिग डीलर इन द रेंज रोवर, ठीक है। बहुत सारे लग्जरी व्हीकल्स में अभी कई बार आप देखना, बहुत सारे ऐसे एजेंट होते हैं कि जिनका सेल बहुत बड़े पैमाने पे होता है ना, तो कंपनीज उनको डिस्काउंट अलाउ कर देती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लोकल मार्केट जिनके कैप्चर में होता है, जैसे पूना में इसके एग्जाम्पल है बाबा कंप्यूटर्स करके तिलक रोड पे एक है, वो तुमको थ्रू आउट नॉर्मल मार्केट में सबसे ज्यादा लैपटॉप डिस्काउंट वो बंदा तुमको दे देगा, क्योंकि उसका टर्नओवर दिन का इतना है। उसके बाद में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिकल, ऐसा एक स्पेसिफिक विजय सेल्स आप कह सकते हो, विजय सेल इफ यू से, वो भी तुमको अच्छा खासा, मतलब कई बार लोग ओरिजिनल ब्रांडेड शोरूम से खरीदना नहीं चाहते, विजय सेल से खरीदना चाहते, क्योंकि वो डिस्काउंट भी देता है, तुमको सर्विस भी देता है, कोई प्रॉब्लम आए तो तुमको सो ऐसे केस में कंपनीज उनको डिस्काउंट अलाउ करती है। तो ऐसा ही खुशी का बिजनेस था कि लग्जरी व्हीकल वो सेल करती थी, तो कंपनीज उसको डिस्काउंट अलाउ करती थी, बदले में वो आगे पास ऑन करती थी। तो खुशी ने क्या बोला अक्षय को कि डोंट वरी, तुमको रेंज रोवर चाहिए, अब भी चेक दो, मैं तुमको बेच देती हूँ, ठीक है। तो अक्षय ने चेक निकाल के दे दिया 10 लाख रुपए का। खुशी ने उसको रेंज रोवर वेलोर 1.5 करोड़ में या 1 करोड़ 70 लाख में बेच दी, लेट्स से, ठीक है। 1 करोड़ 70 लाख, 1 करोड़ 5 लाख काय में बेच दी, लेट्स से 1.5 करोड़ में बेच दी। अब यहां खुशी को खुद को नहीं मालूम कि ये 1.5 करोड़ में उसको मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली, पर उसने पहले वाले बिजनेस सेंस, बिजनेस एक्यूमेंट से ये जान लिया कि ये कार मैं इतने में बेच सकती हूं और रेंज रोवर से मेरे को कितने में मिल जाएगी। प्रोडक्ट पहले बेचा जा रहा है, ठीक है। बाद में रेंज रोवर वालों को जब खुशी ने बोला कि मैंने 1.5 करोड़ में, मतलब मैंने रेंज रोवर बेचा है, कृपया एक गाड़ी दे, तो ऑब्वियसली रेंज रोवर वाले उसको सप्लाई करेंगे ही करेंगे, क्लियर है। दिस इज एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी, अपरेंट अथॉरिटी। देखो एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी एंड एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में फर्क क्या है जरा समझिएगा। एजेंसी बाय ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में आपका नाम है, आपका ब्रांड नेम है, जैसे विजय सेल्स। आप अगर विजय सेल्स में कोई फ्रिज का बुकिंग करते हो, आपको पता है आईफोन के प्री बुकिंग्स आते हैं, किसी भी फोन के प्री बुकिंग आते हैं, ऐसा नहीं उनके साइट पे आते हैं, विजय सेल में भी उसके प्री बुकिंग्स आते हैं, क्योंकि उसका एरिया का नाम है। अगर आपने विजय सेल में प्री बुकिंग किया फोन का, तुम कॉन्ट्रैक्ट पहले कर रहे हो, गुड्स बाद में आ रहा है, बोलो हाँ या ना। तो दैट इज ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी। सबको मालूम है कि विजय सेल्स विल वर्किंग एज एजेंट फॉर देम, इसके लिए तुमको एग्रीमेंट देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अपरेंटली तुमको समझ में आता है कि भैया तुम इनके यहां पे प्री बुकिंग कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। तो ये चीज को तुमने याद रखना चाहिए। नॉर्मली एजेंसी बाय रेटिफिकेशन में क्या होता है, ब्रांड नेम वगैरह की जरूरत नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट पहले कर दिया होता है और बाद में से गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विस दे देते हो। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी में अपरेंटली उसका ब्रांड नेम होना चाहिए, अपरेंटली वो पर्सन उसके लिए काम करना चाहिए, अपरेंटली उसके पहले इसने वो काम कई बार किया हुआ होना चाहिए। तुम जब रेक्टिफिकेशन में बोलते हो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे लिए हर बार फोन नहीं लेते हुए घूमता है, ठीक है। वो एक बार डिस्काउंट में मिला इसलिए उसने तुम्हारे ले लिया और वो सस्ता था इसलिए तुमने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे भी पे अगर BMW ले ली और बोले ऐसा होगा कि जीवन में, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, पहले तो वो ले ही नहीं सकता,
समझ में आ रहा है सबको? हाँ, तो दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जो आपको एक्सेप्ट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? नेक्स्ट वाला एजेंसी, नेक्स्ट एजेंसी के ऊपर जा रहे हैं। एजेंसी बाय एस्टोपल, बाय होल्डिंग आउट। एजेंसी बाय एस्टोपल और बाय का एक बार जो सर होल्डिंग आउट। पार्टनरशिप एक्ट में इसका बेस्ट एग्जांपल था। पार्टनरशिप का अगर आप दो बेसिक प्रिंसिपल पार्टनरशिप एक्ट के देखो तो पार्टनरशिप का बेसिक प्रिंसिपल होता है दैट इज बिजनेस फॉर प्रॉफिट, और दूसरा होता है म्यूचुअल एजेंसी। अगर आपको याद होगा तो पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनरशिप का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। आपको याद है सबको? बोलो हाँ है ना? अब वो म्यूचुअल एजेंसी आपने देखा होगा तो पार्टनरशिप दो टाइप की होती है, एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और दूसरी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। तो ये अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप मतलब क्या है? दिस इज एजेंसी बाय एस्टोपल। दिस एजेंसी बाय क्या? एक बार एस्टोपल मतलब होल्डिंग आउट कि दोनों पार्टनर एक दूसरे को लाइबल कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एजेंसी बाय एस्टोपल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोलो क्या है? When one person act on behalf of other with the authority to hold him liable for the act and the other person also accept his act and liable, then it's agency by holding out. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनना। चलो ये चीज को आपने याद रखना। नेक्स्ट वाला है एजेंसी बाय कोहैबिटेशन। एजेंसी बाय क्या बोले उसे? कोहैबिटेशन। बचपन याद है? बचपन में जब तुम छोटे थे, सभी बचपन में छोटे होते, सॉरी हाँ। सो बचपन में जब तुम छोटे थे घर पे तुम संडे को ऐसे टाइम पास करते थे, सवेरे सवेरे उठ के मस्त टीवी देख रहे थे। ठीक है, मम्मी फिर तुमको हाथ में देती है, ये ले 10 रुपए या 100 रुपए, जा नुक्कड़ की दुकान से शक्कर लेके आ, जा नुक्कड़ की दुकान से ये लेके आ, वो लेके आ। और कई बार तो पैसे भी नहीं देती थी। जब हाथ में पैसे आते क्योंकि तुमको उस मम्मी को मालूम है तुम लेके जाओगे 100 रुपए, प्राइस घर पे बताओगे अलग, बीच में 5-10 रुपए की दांडी मारोगे, उसमें से कुछ तो भी खा लोगे। बोलो हाँ है ना? उसमें तुम एकदम एक्सपर्टीज था ना तुम्हारा, हाँ है ना? इसलिए तुम प्रोफेशनल कोर्स करने आए हो, सीए करने के लिए। प्रॉफिट मारना तुमको वहीं से समझ में आ गया था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ है ना? सो अब ये तुम्हारी आदत देख के मम्मी तुमको बोलती है जा सामान लेके आ, तुम बोलते पैसे, मम्मी बोलती है उसको नाम बोल दे। उसको क्या बोले एक बार? नाम। अब उस वक्त तुम माइनर, कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल नहीं, तुम गए दुकान पे, तुमने सामान लिया, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है, ठीक है, पैसे तुमने उसको दिए नहीं, उसने डायरी में लिख लिए, पर उसने डायरी में नाम लिखा तुम्हारे पेरेंट्स का, तुम्हारे डैड का, तुम्हारे फैमिली का। तो वॉट एवर यू डू, मतलब एक आध दिन समझो तुमने ऐसा कहीं ट्राई किया कि मम्मी ने कोई सामान नहीं बोला, तुम ही गए, तुमने वहां से बम सामान उठा लिया बाहर जाके उड़ा दिया, फिर भी तुम्हारे डैड के डायरी में ही लिखा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में दिस इज कॉल्ड एजेंसी बाय कोहैबिटेशन। फैमिली पर्सन कैन बी एजेंट ऑफ ईच अदर ऑन बिहाफ ऑफ ईच अदर। फैमिली के पर्सन एक दूसरे के एजेंट बन सकते हैं और एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एजेंसी बाय कोहैबिटेशन। तो सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है? When a close relative, family member, act on behalf of other family member and makes him liable, then it is agency by cohabitation. जैसे compensation claim for term insurance on behalf of family member. एक आधे फैमिली मेंबर निपट गया, उसका इंश्योरेंस है, तो बचे हुए नॉमिनीज उसके लिए कंपेंसेशन मांग सकते हैं, कोहैबिटेशन। समझ में आया सबको? हाँ ना? परचेस ऑफ द गुड्स बाय फैमिली मेंबर ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, दिस इज नॉर्मल एग्जांपल कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ नुक्कड़ की दुकान से खरीदते हो, आपकी डायरी मेंटेन होती है। क्लियर? ये चीज होने के बाद में नेक्स्ट वाली चीज एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय क्या बाद उसे? नेसेसिटी। अब एजेंसी बाय नेसेसिटी समझना है तो सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बड़े अच्छे से। सो खुशी और कौन था? खुशी, दूसरी अक्षत, अक्षी। ठीक है, अब समझो अक्षी और खुशी को शॉप ओपन करने थे। क्या ओपन करने थे? शॉप। इधर अक्षी ने शॉप ओपन किया फटाके का, क्रैकर्स। खुशी ने शॉप ओपन किया कोल्ड ड्रिंक्स। वाइन शॉप नहीं रहे, नालायक। क्या क्या बोलते हो? खुशी को सुट्टा मारती है वाइन शॉप को, कैसे बातें करते हो? अच्छी यार, ये बेकार लोग है यार, खुशी तुम मत सुना कर यार। ठीक, अब इन दोनों ने फटाके का और कोल्ड ड्रिंक का शॉप ओपन किया। फटाके का और क्या क्या बोले बाद उसे? कोल्ड ड्रिंक का। ठीक है, अब अक्षी फटाके के शॉप में एक दिन भी टाइम पास करते हुए बैठी थी, दिवाली के सीजन वीजन कुछ नहीं था। खुशी भी अपने शॉप में टाइम पास करते हुए बैठे, दोनों बातें कर रहे थे। अक्षी को याद आया कि अरे एकदम उसको फोन आया और उसको किसी को मिलने जाना है। ठीक है, तो अक्षी खुशी को बोली, खुशी मेरे को अर्जेंटली मिलने जाना है, ठीक है, सो प्लीज विल यू टेक केयर ऑफ माई शॉप? खुशी बोले हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं जिंदगी के अंदर, बिल्कुल आई विल टेक केयर। सो अक्षी चली गई, फिर खुशी यहां बैठी थी। और क्या हुआ कि खुशी बैठी थी, बैठे बैठे टाइम पास में नींद लग गई। कोई तो भी बाजू में वहां पे दूसरा पर्सन सुट्टा मार रहा था
ठीक है, यहां पे खुशी नहीं, ठीक है। कौन? बाजू में कोई तो पर्सन मस्त सुट्टा मार रहा था, चाय सुट्टा मार रहा था, और उसने सुट्टा ऐसे जला के ऐसे फेंक दिया फटाके की दुकान में। वाह, सुट्टा नहीं, नालायक बेकारी मानुस, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाया वाह सुट्टा बोले नालायक। सो उसे ऐसे सुट्टा पिया और ऐसे फेंक दिया फटाके के शॉप में, और फटाके के शॉप में आग लग गई और फटाके फूटने लगे, बम धूमधाम, इधर उधर दूर, रॉकेट तो पता नहीं कहां चला गया, ठीक है। पूरे फटाके के दुकान में आग लगी, फटाके इधर उधर फूटने लगे, खुशी को एकदम जाग आया, खुशी दिवाली, ठीक है। अब खुशी को कुछ सूझा नहीं, खुशी को अक्षी का चौरा हुआ था, बोले मेरे को मार डालेगी जीवन में, इसने को बोला तो शॉप का केयर करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो खुशी ने क्या किया, खुद के शॉप की कोल्ड ड्रिंक निकाली और कोल्ड ड्रिंक से आग बुझाने की कोशिश की। बाकी और क्या सूझेगा जीवन में, पानी वानी तो मिलना था नहीं, तो कोल्ड ड्रिंक लिया, कोल्ड ड्रिंक से आग बुझाना शुरू कर दी। समझ में आ रहा? वैसे आग बुझाने के बहुत सारे तरीके, पर इसने खुशी ने कोल्ड ड्रिंक वाला यूज किया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ, जोर से बोलो ऐसा। अब इसने इतने सारे कोल्ड ड्रिंक यूज कर ले, 5 लाख रुपए के कोल्ड ड्रिंक से आग बुझाई खुशी ने। मोमन मेरा नालायक, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था जिंदगी के अंदर। तो 5 लाख रुपए, उधर की 2 लड़के तुम्हारे तरफ गुस्से से देख रही है, मन के मन में, तुम देखना तुम, ठीक है। मुक्ति तो पहले देख रही है, बोले ऐसा बोला, कहीं हिम्मत कैसे हुई इन दोनों की, और मुक्ति की बाजू वाली तो उसकी मजा चिड़े है। सो 5 लाख रुपए का कोल्ड ड्रिंक इसने डाल दिया, ठीक है, एकदम पूरी आग वाग बुझ गई सब। अब थोड़ी देर बाद अक्षी आई, अक्षी देखती है तो क्या, फटाके सब फूटे हुए हैं, पूरा काला काला धुआं। ये खुशी क्या हो गया? खुशी बोले कुछ नहीं, बोले आग लग गई थी, मेरे वजह से आधे फटाके बच गए, बोले पर ये 5 लाख रुपए का बिल ले ये आग बुझाने के लिए उन्हें कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल किया है। क्या इस्तेमाल किया है? बोले एक बार कोल्ड। मुझे एक बात का जवाब दो कि ये 5 लाख रुपए को अक्षी ने वापस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अक्षी बोले इससे छोटा तो मेरा स्टॉक था 1.5 लाख रुपए का। बट फ्रैंकली अगर ये कोई वैल्यूएबल आइटम रहता, कोई अच्छी चीज रहती, तो क्या ये 5 लाख रुपए ऑब्वियसली खुशी को रिफंड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो आप देखना, एजेंसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, खुशी ने बाय नेसेसिटी अक्षय के बिहाफ पे वर्क किया। अक्षय रहती तो खुद भी वही करती थी, ठीक है। तो खुशी ने अक्षय के बिहाफ पे वर्क किया और उसकी वजह से उसको खर्चा हुआ। दिस इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। कई बार देखो रोड एक्सीडेंट्स में अगर आप किसी को हेल्प करते हो, क्या करते हो? बोले एक बार उसे हेल्प, और तुम उसको मतलब एक्सीडेंट हुआ, तुम मेरे साथ में केस हुआ था। मैं पहले उधर हडपसर साइड रहता था, बीटी कावड़े रोड। एक दिन मैं जाते जाते रास्ते पे एक पल्सर वाले का मेरे पास भी 2 व्हीलर ही थी, तो एक पल्सर वाले को एक गाड़ी उड़ा के चली गई। वो बंदा नीचे गिर गया, उसको फीट आ गई, मुंह से झागवा आ रहा उसके, देख के मेरी फट गई, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन पे उठ के चले जाते हैं, देखते भी नहीं है, क्योंकि फिर पुलिस का डर, झंझट, चक्कर। अपना मन हुआ नहीं जीवन में, अपन क्या करें? तो अपन ने उसको ठीक करने की कोशिश की, ठीक हुआ नहीं, तो अपन ने कार रोकने की कोशिश की, कार 2-3 रुकी नहीं। एक सरदार आया, उसकी स्कॉर्पियो थी, वो रुकी, उसको गाड़ी में हमने बिठाया, वो बंदे को गाड़ी में लेके गए, उधर जहांगीर हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया। और उस दिन जितना खर्चा उसके मेडिकल केयर के लिए आया, कोई था नहीं, उसके पेरेंट्स वगैरह कोई था नहीं, फैमिली वगैरह था नहीं उसके पास, तो हमने कर दिया, ठीक। Now this is also agency by necessity. We are doing a medical expenses on behalf of a person. कितने क्या, that doesn't matter, but we are doing it on the behalf of person. Obviously जब वो उठेगा तो as a agency by necessity, अपन मांगे ना मांगे, but it creates a contract to refund you the medical expenditure. समझ में आ रहा है? और उस दिन मेरे को एक मस्त लाइफ में एक्सपीरियंस आया। ऐसे केस में आपको पता है पुलिस आपको परेशान नहीं करती आजकल, ठीक है। मेरे को पुलिस का फोन आया, बोले कौन बोल रहा है? बोला दर्शन खरे है। बोले वो एक्सीडेंट में बंदे को आपने एडमिट किया क्या? मैं बोला हाँ। बोले तुमने बहुत अच्छा काम किया। बोले इसके बाद में ऐसा कंटिन्यू रखो, पुलिस ने मेरे को बोला कंटिन्यू रखो। बोले अगर तूने बहुत अच्छा काम किया, तुम इसके बाद में ऐसा डरो मत, बोले कि पुलिस तुमको तकलीफ देगी, टॉर्चर करेगी, कुछ नहीं। बोले तुमको पुलिस स्टेशन नहीं आना है, कुछ नहीं आना, अगर हमको कुछ लगा तो हम घर पे आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। पर ये अच्छा किया, बोले कि तुमने आदमी को एडमिट कर दिया। तो पुलिस ऐसे केसेस में आजकल टॉर्चर नहीं करती है, वो भी तुमको हेल्प करने पे आ जाती है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अनलेस एंड अनटिल तुमने उड़ाया ना हो। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं, तुमने उड़ाया फिर पुलिस तो टॉर्चर भी करती है, ऐसे नहीं हुआ। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ऐसा ना। तो ये चीज को तुमने अच्छे से याद रखना चाहिए। दैट इज ऑल्सो एजेंसी बाय नेसेसिटी। तो सब जन साथ साथ में पढ़ेंगे। 1 2 3 बोला क्या है? व्हेन वन पर्सन एक्ट ऑन expenses acts or expends on behalf of the other to save other from any damage or loss, then the second person shall accept such an act and compensate to the first person. This is agency by necessity.
समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूँ? जोर से बोलो यस और नो। यहाँ मोड्स ऑफ एजेंसी आपके खत्म हुए। चार्ट ड्रॉ कर लेते हो क्या फोटो खींच लेते हो? क्योंकि लंबा चौड़ा चार्ट है, फोटो खींच लो और रीड कर लो, बुक में से रीड कर लो, क्योंकि बुक में नियरली सेम कंटेंट है, तो फोटो खींच के बुक में से रीड कर लो प्लीज, ठीक है? मैं एक एक स्लाइड चेंज कर रहा हूँ प्लीज। ये पहले 3 का फोटो खींच लो। लाइव स्ट्रीम में सबको समझ में आया? कृपया मुझे कंफर्म कीजिए बच्चों। ये वाला खींच लिया फर्स्ट 3 इसका, ओके। देन नेक्स्ट 3। खींचा? नेक्स्ट 2 का और डिटेल में खींच लो, क्योंकि वो थोड़ा जूम ऑन जूम आउट था। चलो डन एवरीबॉडी। एक बार बुक में से पढ़ लो मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी, फटाफट फटाफट रीड कर लो। रीड करना हो गया सबका? प्लीज बताइएगा रीड करना हो जाए तो। डन एवरीबॉडी? पक्का? क्या हुआ? अभी भी गुस्से में है क्या? ठीक है, गलती से बोल दिया यार उसने, क्या इतना टेंशन ले लिया? ठीक है, डोंट वरी, होता है ऐसा लाइफ में, ठीक है, लेट्स गो। कभी कभी लड़कियां ब्रेक वेक मारती है तो ऐसा बोल देता है कोई कभी कभी, ठीक है, डोंट। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना, लेट्स गो। अरे क्या? सो मोड्स ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी हुआ, बोलो हाँ या ना, यस और नो। उसके बाद में
रूल्स रिगार्डिंग रेटिफिकेशन है हमारे बुक के अंदर, अगर आप वहां पे आओगे तो किस प्रकार रेटिफिकेशन हो सकता है एजेंसी का, वो वहां पे बोला है, ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड पे। रेटिफिकेशन मस्ट बी अ पर्सन हुम एजेंट प्रोफेसेस टू एक्ट, मतलब रेटिफिकेशन उसी ने करना चाहिए जिसकी बिहाफ पे वर्क किया है। नहीं तो यहाँ पे खुशी ने गाड़ी बेच दी रेंज रोवर की, बीएमडब्ल्यू वाले रेटिफिकेशन के लिए आगे चलेगा बोले तो ऐसा वर्क करेगा क्या, बोले एक बार नहीं। दूसरा, रेटिफिकेशन कैन ओनली बी मेड बाय पर्सन हु वाज इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम, ठीक है। जो प्रिंसिपल तो भी देखो, प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं किया चलता, प्रिंसिपल तो भी एग्जिस्टिंग होना चाहिए। फ्यूचर में आने वाले पर्सन को तुम अभी से रेटिफिकेशन नहीं लगा सकते, ठीक है। नेक्स्ट वाला, अरे वैलिड रेटिफिकेशन रिलेट्स बैक टू द एक्चुअल डेट, मतलब रेटिफिकेशन ऐसा माना जाएगा कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डेट से शुरू हुआ है। एक्सप्रेस ऑफ इट रेटिफिकेशन में इधर भी एक्सप्रेस ऑफ इट में इवन बी इंप्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन और हुज बिहाफ द एक्ट इज डन, मतलब बेसिकली देखा जाए तो रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, कंडक्ट से भी हो सकता है, बोल के भी हो सकता है। नीचे, no valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact is materially defective। खुशी ने बेचना चाहिए रेंज रोवर, ठीक है, सामने वाली कंपनी कंसीडर कर रही है कि भाई रेंज रोवर में, खुशी ने बेचना चाहिए रेंज रोवर में डिस्कवरी मॉडल या वैलोर मॉडल, सामने वाली कंपनी सोच रही है इवोक मॉडल बेचा, मटेरियली डिफेक्टिव रेटिफिकेशन है, ठीक है। आप सोच रहे हो भैया वैलोर बेचना है, सामने वाले इमेजिन कर रहे कि दूसरा मॉडल इवोक या डिस्कवरी बेचना है, दैट इज नॉट वैलिड। नीचे, रेटिफिकेशन कैनॉट बी डन फॉर अ पार्ट, आधे पार्ट के लिए रेटिफिकेशन नहीं कर सकते आपको पूरे कॉन्ट्रैक्ट का ही रेटिफिकेशन देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हाफ के लिए कि नहीं भाई कार तो बेच दी पर सर्विसिंग के लिए नहीं, या सर्विसिंग तो वैलिडेट कर दिया कार के लिए नहीं, कैनॉट बी डन लाइक दैट। वन कैनॉट रेटिफाई द एक्ट्स डन विदाउट द अथॉरिटी अफेक्टिंग द थर्ड पर्सन, इफ अफेक्टिंग थर्ड पर्सन, मतलब वो एक्ट्स आप रेटिफाई नहीं कर सकते जिसमें कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है, आपको उसका भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो थर्ड पर्सन। एंड इलीगल एक्ट कैनॉट बी रेटिफाइड, कोई भी इलीगल एक्ट रेटिफाई नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि भाई ड्रग्स वग्स बेचे और उधर से कंपनियां नहीं बहुत अच्छा किया, नहीं। Where the acts are performed within the certain limits, ratification must also be made within that limits. Ratification may be made of an act done by agent in excess of his authority. क्लियर है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो सर ना। चलो ये चीज को याद रखना। फिर उसके बाद में है एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, एजेंट की अथॉरिटी कहां तक हो सकती है। इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इन इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस, नोटिस टू एन एजेंट, ठीक है, तीन तरीके से है। पहला कौन सा है सब जन बोले एक बार, उसे नॉर्मल, दूसरा इमरजेंसी, तीसरा नोटिस। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में एजेंट की अथॉरिटी वहीं तक है जहां तक प्रिंसिपल ने दी है या अलाउ की है। इमरजेंसी में प्रिंसिपल को बचाने के लिए, जैसे खुशी ने बचाने के लिए फायर क्रैकर्स की दुकान को बचाने के लिए अथॉरिटी से ज्यादा वर्क कर दिया तो भी वैलिड होता है। नेसेसिटी में आपकी अथॉरिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और तीसरा, नोटिस अगर एजेंट को दिया है तो एज पर द नोटिस आपकी अथॉरिटी डिसाइड हो सकती है। अब वो नॉर्मल वाला कंटेंट उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद में है ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन एजेंट वगैरह। उसके लिए मैं थोड़ा सा एक चार्ट के थ्रू जाना चाहूंगा, ठीक है। उसके अंदर एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी, जिसके अंदर सबसे पहला लिखा है टू डू एवरी लॉफुल थिंग्स विच इज नेसेसरी। प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने हर लॉफुल चीज करनी चाहिए जो जरूरी है, लेकिन लॉफुल, इलीगल चीज कर सकता है केवल एक बार नहीं। दूसरा, डू एक्ट्स फॉर द प्रोटेक्टिंग प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस, ये एजेंसी बाय नेसेसिटी वाला हुआ। प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए जो जो कर सकते हो सब ट्राई कीजिए, ठीक है। और तीसरा, नोटिस गिवन टू एजेंट इज अज्यूम टू बी नोटिस गिवन टू प्रिंसिपल। एजेंट को नोटिस दिया मतलब हम ये अज्यूम कर लेंगे कि किसको दिया, प्रिंसिपल। फिर दूसरा, ड्यूटीज टू एजेंट मतलब ऑब्लिगेशन कास्ट ऑन एजेंट। ड्यूटीज और ऑब्लिगेशन एक ही बात है। पॉइंट नंबर 1, कंडक्ट बिजनेस एज पर डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल ने डायरेक्ट किया उसके हिसाब से बिजनेस कंडक्ट करो। ऑब्वियसली आप कंसाइनमेंट अकाउंट्स देख चुके होंगे ऑलरेडी, है ना। अकाउंटिंग क्या है ना, कंसाइनमेंट अकाउंट्स का, है ना। वहां तो पूरा प्रिंसिपल का मॉनिटरिंग रहता है, ये सुनो, इवन डैमेजेस वगैरह के ऊपर भी उसका मॉनिटरिंग रहता है। एजेंट एक्ट अदरवाइज देन लॉस विल बी बॉर्न बाय एजेंट। अगर एजेंट ने प्रिंसिपल के डायरेक्शन से छूट के कुछ और किया तो जो लॉस होगा वो एजेंट खुद बेयर करेगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट अगर हुआ तो प्रिंसिपल को दिया जाएगा। लॉस हुआ तो एजेंट बेयर करेगा, प्रॉफिट हुआ तो प्रिंसिपल। नेक्स्ट, कंडक्ट अ बिजनेस विद स्किल विच इज एक्सपेक्टेड। जब आप एजेंट अपॉइंट करते हो तो आप उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज देखते हो, तो उसने उसके क्वालिफिकेशन एक्सपर्टीज के हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नाम एजेंट है समझो सीए, सीएस या सीए में, और उसको अकाउंटिंग भी नहीं जम रहा, साथ जर्नल एंट्री मार नहीं आ रही या मार नहीं रहा, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेंसेट फॉर नेग्लिजेंस। एजेंट ने कहीं नेग्लिजेंस किया, व्हाट इज नेग्लिजेंस, केयरलेसनेस, ठीक है।
वो किया तो ऑब्वियसली कंपेंसेट करना पड़ेगा। गिव प्रॉपर अकाउंट्स व्हेन डिमांडेड, प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करे। पे ऑल द मनी टू प्रिंसिपल इवन फ्रॉम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट ने कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट भी किया तो भी पैसे प्रिंसिपल को देने हैं, फिर कॉन्सिक्वेंस ऑब्वियसली एजेंट बियर करेगा और प्रिंसिपल रिफंड भी करेगा। ऑब्टेन इंस्ट्रक्शंस इन द केस ऑफ डिफिकल्टी, एजेंट को प्रॉब्लम आता है तो प्रिंसिपल से पूछना चाहिए। फिर ड्यूटीज है तो राइट्स भी है ऑब्वियसली, बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती है, अभी जिम्मेदारी आई तो ताकत भी आएगी, बोलो हाँ है ना। सो नीचे राइट ऑफ लीन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, अगर प्रिंसिपल ने एजेंट के पैसे नहीं दिए तो क्या एजेंट प्रिंसिपल की प्रॉपर्टी, उसके अकाउंट्स, उसके गुड्स खुद के पोजीशन में रख सकता है? जोर से बोले सर नो। तूने राइट ऑफ लीन ऑलरेडी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में अनपेड सेलर में देखा होगा। अनपेड सेलर के बहुत सारे राइट्स होते हैं, कौन कौन से? राइट ऑफ लीन, हाँ राइट ऑफ बहुत सारे होते हैं, हाँ होते हैं ना सर, कौन से? राइट ऑफ लीन सर, बोलो। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट टू रीसेल द गुड्स, राइट टू कंपेंसेट फॉर डैमेजेस, समझ में आ रहा है? इंटरेस्ट, डैमेजेस में भी अदर वो डैमेजेस, विंडिकेट, एग्जाम्पलरी, नॉर्मल, नॉमिनल डैमेजेस, स्पेशल डैमेजेस, कुछ याद आया? इंटरेस्ट, हाँ हाँ बोलने में तो एकदम एक्सपर्ट है सर हम, हाँ हाँ बुलवाओ। डैमेजेस सभी याद है सबको? हाँ हाँ, कौन कौन से? हाँ हाँ हाँ, ये स्पेशल डैमेजेस, हाँ नॉमिनल, हाँ। नेक्स्ट वाला राइट टू इंडेमनिफाई फॉर लॉफुल एक्ट्स, ठीक है, जो भी एजेंट लॉफुल एक्ट करता है और उसको लॉस होता है तो प्रिंसिपल उसको इंडेमनिफाई करेगा। कंपेंसेट फॉर इंजुरी कॉस्ट, एजेंट को अगर प्रिंसिपल की वजह से कोई डैमेज हो गया, कोई इंजुरी हुआ, जैसे प्रिंसिपल ने कोई गुड्स भेजे एजेंट को बेचने के लिए, गुड्स इन्फ्लेमेबल थे और प्रिंसिपल ने डिस्क्लोज ही नहीं किया कि गुड्स इन्फ्लेमेबल है, ठीक है, आग लग गई, डैमेज हो गया, तो ऑब्वियसली कंपेंसेट करना पड़ेगा। राइट टू रिटर्न द मनी एंड एक्सपेंसेस एंड रेम्यूनरेशन, एजेंट खुद के पैसे रिटेन कर सकता है प्रिंसिपल को कंपेंसेट, जैसे उसका कमीशन, उसके एक्सपेंसेस, उसका रेम्यूनरेशन ही कैन रिटेन। एजेंट्स गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट कैनॉट रिसीव रेम्यूनरेशन, अगर उसने मिसकंडक्ट किया है तो उसको रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। तो यहां पे राइट्स, ड्यूटीज एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट अथॉरिटी सब कवर किया गया है। ये आपका चार्ट है, लिख लेते हो या फोटो खींच लेते हो? लिख ही लो, गो फॉर इट फास्ट, फटाफट, तुरंत से भी पहले। चलो डन। अरे मेरे को लगा हो गया होगा यार, कितना स्लो लिखते हो जीवन में तुम।
ये एवरीबॉडी डन, पक्का लिखना हो गया है। सो यहाँ पे एजेंट्स के राइट्स, ड्यूटीज एंड एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी तीनों होता है केवल एक बार से खत्म। अब ये होने के बाद में अगला एजेंट्स के राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटी और असेट्स वगैरह सब खत्म हो गए, तो अभी हम जा रहे हैं प्रिंसिपल्स के राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर, ठीक है। सो उसके पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एजेंट पर्सनली लाइबल कब कब हो सकता है, ठीक है। इसको स्टार मार्क करके रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ एजेंट कब कब एक्टिव हो सकती है, ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहली बात, एजेंट ने अगर एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया है कि कुछ चीजों के लिए वो पर्सनली लाइबल रहेगा, तो वो पर्सनली लाइबल हो सकता है। जैसे इफ यू नो डेल क्रेडियर एजेंट, तो साइड में लिख के रखे डेल क्रेडियर एजेंट, वो बैड डेट के लिए खुद लाइबल रहता है ना, हाँ है ना। सो डेल क्रेडियर एजेंट, उसे फैक्टरिंग भी कहते हैं ना, आई गेस। दूसरा, डज नॉट हैव अथॉरिटी, एजेंट को उसने खुद के अथॉरिटी के बियॉन्ड वर्क किया, ठीक है, उसको 5 लाख के गुड सेल करने की अथॉरिटी थी, भाई ने 10 लाख के सेल कर दिए, तो बचे हुए 5 लाख के लिए वो पर्सनली लायबल है। तीसरा, normally when a contract is entered into a person apparently in the character of agent but in reality on his own account he is not entitled to any, मतलब उसने एज ए एजेंट कॉन्ट्रैक्ट किया बट खुद के अकाउंट से किया। जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक ब्रोकर्स, पता है आपको एजेंट स्टॉक ब्रोकर्स, स्टॉक ब्रोकर्स को क्लाइंट का कोई भी पैसा खुद के अकाउंट में लेना अलाउड नहीं है, क्लाइंट के ही अकाउंट में आएगा, क्लाइंट के डिमैट में ही ट्रेड होगा और क्लाइंट को ही बेनिफिट मिलेगा। ये स्टॉक ब्रोकर्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग है, अगर नहीं किया तो इसमें 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक का फाइन लगता है, पेनल्टी अदर देन कंपेंसेशन। तो कोई एजेंट ने अगर इन्वेस्टर का पैसा शेयर सेल के बाद खुद के अकाउंट में लिया या खुद के अकाउंट से इन्वेस्टर्स के शेयर ट्रेड किए, तो ऐसे सिचुएशन में वो लाइबल हो जाएगा फॉर कंपेंसेशन एज वेल एज डैमेजेस, पर्सनली लाइबल। ये उसी के लिए एग्जांपल दिया है, वहां पूरा का पूरा लिख लेना कि भाई एजेंट विल बी पर्सनली लाइबल, agent will be personally liable if he is a stockbroker, if he is a stockbroker and trades through his own account, if he is a stockbroker and trades through his own account, trades through his own account, लिख लिया सबने, हाँ है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जिन सर्कमस्टेंसेस में नॉर्मली एजेंट पर्सनली लायबल ही होता है, तो ऑब्वियसली लायबल होगा। एजेंट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन किया खुद के नाम से, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खुद के नाम से साइन किया तो वही लायबल होगा, नॉर्मली कंपनी के नाम में साइन होना चाहिए। नीचे, वर्कड फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, एजेंट अगर फॉरेन प्रिंसिपल के लिए काम कर रहा है, फॉरेन प्रिंसिपल को जानता कौन है, वो इंडिया के लॉ के दायरे के बाहर है, हमारे लिए जो वर्क कर रहा है वो कौन है, एजेंट। नीचे, एजेंट acts for a principal cannot be sued on account being a sovereign or foreign ambassador। अगर कोई फॉरेन एम्बेसी वाला पर्सन है या सोवेनियर है जो गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आया है, आप उसके बिहाफ पे वर्क कर रहे हो, तो भी आप पर्सनली लायबल होंगे। एजेंट नॉर्मली पर्सनली लायबल होगा व्हेन देयर इज यूजेज ऑफ ट्रेड, ट्रेडिशनली ही बिजनेस ऐसा चल रहा है कि जिसमें एजेंट पर्सनली लायबल होता है। जैसे आपने शायद देखा होगा, नहीं देखा होगा, अड़तिया मार्केट यार्ड में जो सब्जियां बेचते हैं मेनली, तो 2000 कॉल्ड एज अड़तिया, हाई कमीशन के ऊपर सब्जियां बेचते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में 2000 जस्ट प्रोक्योरर, दे सेल इट, है क्या कोई, हाँ चेगा तू काय का है बे। सो अड़तिया, तो बेसिकली वो सब्जियां वगैरह खुद के बिहाफ पे बेचते हैं, मतलब एग्रीकल्चर फार्मर्स उनके पास सब्जियां ट्रक से लेके आते हैं, वो ट्रक पहुंचने के पहले वो सब्जियां बेच देते, ठीक है, कि भैया इतनी सब्जी, ये वाला इतनी सब्जी, मतलब जो रिटेलर्स तुमको एक्चुअल सब्जी बेचते हैं, ठेले वाले या फिर जो भी सब्जी मंडी वाले, वो उनसे परचेज करते हैं, ठीक है। नीचे, यूजेज ऑफ ट्रेड के हिसाब से अब उसमें उनकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, सब्जी अच्छी नहीं निकली तो फार्मर को कोसते नहीं, आप बढ़तिया को ही कोसते हो, ठीक है। नीचे, ही हिमसेल्फ हैज ए इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, प्रिंसिपल का सिर्फ वो एजेंट नहीं है, वो प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, प्रिंसिपल का पार्टनर भी है, तो ऑब्वियसली वो लॉस बेयर करेगा। इन सभी केसेस में एजेंट पर्सनली लायबल हो सकता है। यह होने के बाद में अगली चीज है अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल डिस्क्लोज ही नहीं हुआ है, प्रिंसिपल का नाम ही कहीं नहीं आया है, तो भी एजेंट लायबल हो सकता है। व्हाट डू मीन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल का कहीं नाम नहीं है, तो तुम्हारे लिए लायबल कौन होगा, बोले एक बार, एजेंट। समझ में आ रहा है, एक बार उसको रीड करके, इट इज एज गुड एज फॉरेन प्रिंसिपल, कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, पढ़ के देखिए।
डन हो गया सबका? एवरीबॉडी बोलो हाँ है ना? पक्का हो गया है? ओके। सो नेक्स्ट चीज जो आती है वो है लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अब बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, आगे अच्छे से फोकस करोगे तो समझ में आएगा। लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल दो टाइप्स ऑफ एजेंसी में आती है, नॉर्मल एजेंसी अगेंस्ट एजेंट और दूसरा इररिवोकेबल एजेंसी। ठीक है, पहले नॉर्मल एजेंसी को समझते हैं क्या है। नॉर्मल एजेंसी में व्हेन एजेंट खुद के अथॉरिटी में वर्क करता है तो प्रिंसिपल हमेशा लायबल होगा। इफ द एजेंट वर्क इन एक्सेस ऑफ हिज अथॉरिटी, तो ऐसे सिचुएशन में प्रिंसिपल इज लायबल टिल द एक्चुअल अथॉरिटी। 5 लाख का प्रिंसिपल ने अप्रूवल दिया था, एजेंट ने 10 लाख का सेल किया, तो प्रिंसिपल इज ओनली लायबल फॉर 5 लाख। ठीक है, वो 10 लाख के लिए लायबल होगा क्या बोले एक बार उसे? नहीं। तीसरा, प्रिंसिपल इज बाउंड टू गिव अ नोटिस फॉर एवरी कॉन्ट्रैक्ट टू एजेंट। जो भी कॉन्ट्रैक्ट एजेंट से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ने उसको नोटिस देना जरूरी है। प्रिंसिपल इज लायबल बाय एस्टॉपल टू द थर्ड पार्टी फॉर हिज एक्ट्स, वर्ड्स ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, थर्ड पार्टी मतलब एजेंट ने जो भी कमिट किया है, प्रिंसिपल ने थर्ड पार्टी को प्रोवाइड करना चाहिए। प्रिंसिपल इज नॉट लायबल फॉर द फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन बाय एजेंट। फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है। अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल इज लायबल टू एन एजेंट। अगर कोई प्रिंसिपल ही डिस्क्लोज नहीं है तो ऐसे सिचुएशन में एजेंट पर्सनली लायबल होता है, तो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल ने उसको कंपेंसेट करना चाहिए। व्हाट इज इररिवोकेबल एजेंसी? ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है कि आप एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लेते हो, प्रिंसिपल आपका बेनिफिट उठा लेता है और बाद में एजेंसी को तोड़ देता है। तो कई बार एजेंट्स ना एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हैं जिसको इररिवोकेबल कहा जाता है, जो एजेंसी बंद नहीं की जा सकती। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल बोथ द पार्टीज एग्री, ये एजेंसी बंद नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि एजेंट ने कोई गलत कर दिया तो एजेंसी बंद हो जाएगी, नहीं। अब ऐसी कौन सी एजेंसी होती है जो इररिवोकेबल है? पहला, कपल्ड विथ इंटरेस्ट। एजेंट सिर्फ आपका एजेंट नहीं है, वो आपका प्रॉफिट में पार्टनर भी है, उसका आपके प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी है, तो आप ये एजेंसी बिना एजेंट को पूछे बंद नहीं कर सकते। ठीक है, ही इज एज गुड एज योर एजेंट एज वेल एज पार्टनर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो। सो कपल्ड विद इंटरेस्ट, जैसे प्रिंसिपल प्लस एजेंट आर द को ओनर्स, दैट इज नॉर्मल प्रैक्टिस की विदाउट परमिशन आप ये बंद नहीं करोगे। दूसरा, एजेंट इनकर्ड पर्सनल लायबिलिटी। एजेंट ने प्रिंसिपल को बचाने के लिए उसके बिहाफ पे पर्सनल लायबिलिटी उठाई है। जैसे प्रिंसिपल एजेंट का बिजनेस चल रहा था, प्रिंसिपल बोले मेरे को लोन चाहिए, और प्रिंसिपल को कोई लोन देने के लिए रेडी नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका था, बहुत लोन उठा के रखा था। प्रिंसिपल ने एजेंट बोला यार बिजनेस के लिए प्लीज लोन ले ले, मेरे लिए लोन ले ले, तो एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पे खुद लोन उठाया खुद के प्रॉपर्टी पे। तो अब ये एजेंसी प्रिंसिपल तोड़ नहीं सकता बिना एजेंट्स के अथॉरिटी के। तीसरा, एजेंट पार्टली एक्सरसाइज द अथॉरिटी। कोई कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं जो सालों सालों चलते हैं, 10 साल के एएमसीज उठाए थे, उसको एएमसी कहा जाता है। 10 साल का एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, एजेंट ने 5 साल एग्जीक्यूट कर दिया। कितने साल एग्जीक्यूट कर दिया? एक बार 5 साल। 5 साल बाकी है, तो जब तक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा फिनिश नहीं होता, आप ये एजेंसी उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं तोड़ सकते। हाँ, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के लिए तोड़ दो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा। सो दीज आर डिफरेंट। और उसके बाद में नीचे सब एजेंसी दिया गया है, होल्ड। और फिर सब एजेंसी आता है। सब एजेंसी के सिचुएशन में प्रिंसिपल कैसे लायबल रहेगा? अगर सब एजेंट प्रिंसिपल को डिस्क्लोज किया हुआ है, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, सैफ ने एजेंट अपॉइंट किया किसको? एक बार जो से करीना ने एजेंट अपॉइंट किया तैमूर को। किसको अपॉइंट किया? एक बार जो से तैमूर के बारे में नॉलेज सैफ को था, उसको ही रहेगा, मतलब नालायक एजेंट की बात चल रही है यहां पे, उसको ही रहेगा बोले। सो तैमूर के बारे में नॉलेज किसको था? बोले एक बार जो से सैफ को। अब तैमूर कोई भी हरकतें करेगा, सैफ लायबल रहेगा। तैमूर ने कुछ भी किया तो कौन लायबल रहेगा? बोले एक बार सैफ। समझ में आया? क्योंकि उसको मालूम है सब एजेंट है। वही दूसरा एग्जांपल, ऐश ने एजेंट किसको अपॉइंट किया? अभी ने एजेंट अपॉइंट किया सलमान, पर अभी ने सलमान के बारे में ऐश को नहीं बताया। बताना अच्छी भी बात नहीं है ना? हाँ है ना? सो अभी ने सलमान को एजेंट अपॉइंट किया और ऐश को बताया नहीं। अब सलमान जो भी हरकतें करेगा उसके लिए ऐश लायबल रहेगी क्या? बोले एक बार जो से नहीं, उसके लिए कौन लायबल रहेगा? अभी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ, अरे अच्छा सोचो रे जिंदगी में। तो ये चीज को याद रखना, दिस इज ऑल्सो लाइबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। ये सब एजेंसी में कवर होता है। काय में कवर होता है? सब एजेंसी। ये है आपका लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल वाला चार्ट। लिख लेते हो या घर से जाके लिख लेते हो? अबे लिखो ना, लाइक लोगों।
डन। चलो सब एजेंसी जूम इन करो। ओके, लाइव स्ट्रीम में डन हो गया है सबका। पहले से ही लिख के बैठे कुछ लोग। बस अभी थक गए। अरे बस करो, बस हो गया पक्का। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। लिखे ही जा रहे, लिखे ही जा रहे। नेक्स्ट, सो अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल्स लाइबिलिटी हो गया, सब एजेंसी मैंने बोला है। उसके बाद में रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट भी इसके अंदर मेंशन किया है। फिर आता है टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, कि अगर एजेंसी का अथॉरिटी आपको टर्मिनेट करना है तो किस प्रकार आप टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब एजेंसी आप किस प्रकार टर्मिनेट कर सकते हो। आपको रीड करना है क्या सब एजेंट एक बार? मैंने मेंशन तो करके रखा हुआ है, बट सब एजेंट इंपॉर्टेंट है, पहले तो उसको स्टार मार्क करो सब एजेंट को, ठीक है। सब एजेंसी को स्टार मार्क करो। उसके अंदर डिस्क्लोज नॉन डिस्क्लोज दोनों तीनों चीजें दी है। वेयर सब एजेंट इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड, वेयर सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड। तो इसको अभी रीड करते हो, घर पे करोगे? कर लो, अभी इमीडिएटली कर लो, पर सब एजेंट काम का है, ठीक है। ओके, सो सब एजेंसी आपका खत्म हो गया। सो आप आ जाइए नीचे,
दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी। नॉर्मली आप एजेंट को किस किस प्रकार से टर्मिनेट कर सकते हो, मतलब खत्म कर सकते हो। दैट इज सिंपली, अगर मैं आपको बोलूं तो एजेंट कैसे आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकते हो एजेंट के साथ। पहला, रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल खुद बोलेगा कि भैया इसके बाद में आपकी जरूरत नहीं है, ओके में थैंक यू। दूसरा, रिनाउंसिएशन ऑफ एजेंट्स बाय एजेंट्स अथॉरिटी, मतलब एजेंसी ही एजेंट ने छोड़ दी, किसी और को दे दी। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटरशिप जो होती है, ठीक है, दैट इज एजेंसी, वो कई बार बेची जाती है ऑन द अमाउंट। ठीक है। तीसरा वाला, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस ऑफ एजेंसी। नॉर्मली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में होता है कि भैया 200 फ्लैट या 500 फ्लैट की स्कीम होती है, सब बेचे जाने के बाद एजेंसी खत्म। ठीक है, तो वहां पे एक एक एग्जांपल लिख कर रखो सो दैट आपको काम में आएगा। रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल, वहां पे साइड में लिखना नॉर्मल एजेंसी, नॉर्मल प्रोलॉन्गिंग एजेंसी, मतलब जो थ्रू आउट लाइफ टाइम चलता रहता है, नॉर्मल प्रोलॉन्गिंग एजेंसी। रिनाउंसिएशन में लिखो डिस्ट्रीब्यूटरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। उसके बाद में कंप्लीशन ऑफ में लिखो कंप्लीशन ऑफ टाउनशिप प्रोजेक्ट्स, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट, डेथ और इंसैनिटी में कुछ नहीं लिखना। इंसॉल्वेंसी ऑफ प्रिंसिपल में भी कुछ मत लिखना। सिंपल सी बात है कि यार कोई मर गया या कोई पागल हो गया या इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंसी खत्म हो जाएगी। ठीक है। नीचे, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी व्हेन एजेंट हैज इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। मैंने बोला था ना एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, तो उसके लिए साथ में रीड करते हैं सब्जन 1 2 3 बोलो क्या है। वेयर द एजेंट हैज हिमसेल्फ द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी विच फॉर्म्स अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एजेंसी कैन नॉट इन द एब्सेंस और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बी टर्मिनेटेड टू प्रिजुडाइज सच ए इंटरेस्ट। क्लियर है कंसेप्ट। दूसरा, रिवोकेशन वेयर द अथॉरिटी हैज बीन, मतलब जब तक कि आप एजेंट को नहीं पूछते या उसके इंटरेस्ट को डैमेज ना करने वाली चीजें नहीं करते तब तक के एजेंट टर्मिनेट नहीं होगा। रिवोकेशन वेयर द अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड, आधा कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया, आधा बाकी और एजेंसी तोड़ना चाहते हो, साथ में पढ़ना 1 2 3 बोलो क्या है। द प्रिंसिपल कैन नॉट रिवोक द अथॉरिटी गिवन टू हिज एजेंट आफ्टर अथॉरिटी हैज बीन पार्टली एक्सरसाइज्ड सो फार रिगार्ड सच अ एक्ट और ऑब्लिगेशन हैज अराइज फ्रॉम द एक्ट्स ऑलरेडी डन इन अ क्या बोले से एजेंसी। सो आधा कॉन्ट्रैक्ट, उसके साइड में एग्जांपल लिखो एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स। एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट आधा होने के बाद आप छोड़ नहीं सकते। ओके, मुझे एक बात बताओ, एजेंसी 2 साल के लिए है और प्रिंसिपल ने उसको 1 साल में ही खत्म कर दिया, तो कंपेंसेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? साइड में नीचे देखो कंपेंसेशन लिखा है, उसके साइड में लिखना फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी प्रिंसिपल मस्ट गिव कंपेंसेशन, प्रिंसिपल मस्ट गिव कंपेंसेशन टू एन एजेंट, principal must give compensation to an agent. ठीक है, ओके। ऑब्वियसली एजेंसी तोड़ने का या रिवोकेशन का नोटिस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? तो ऑब्वियसली नीचे पढ़ो साथ में, रीजनेबल नोटिस मस्ट बी गिवन फॉर सच रिवोकेशन रिनाउंसिएशन, अदरवाइज डैमेज देयर बाय रिजल्टिंग टू द प्रिंसिपल और एजेंट एज द केस में बी मस्ट बी मेड गुड टू वन बाय अनदर। मतलब दोनों में से कोई भी एजेंसी तोड़ना या रोकना चाहता है तो नोटिस दो, अगर नोटिस नहीं दिया तो जो भी डैमेजेस होंगे वो मानने पड़ेंगे। नीचे, व्हेन अ टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी टेक्स इफेक्ट एज टू एजेंट एंड एज टू द थर्ड पर्सन, नॉर्मली एजेंट हमेशा उसने किए हुए प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए लायबल होगा विद द प्रिंसिपल, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी होगा। तो साइड में वहां लिख के रखिए, द एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन विल स्टिल एग्जिस्ट फॉर द थर्ड पार्टी, द एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन विल स्टिल एग्जिस्ट फॉर द थर्ड पार्टी, स्टिल एग्जिस्ट फॉर द थर्ड पार्टी, एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशन विल स्टिल एग्जिस्ट फॉर द थर्ड पार्टी। ये स्टिल एग्जिस्ट करेंगे थर्ड पार्टी के लिए। कब एग्जिस्ट करेंगे? फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉर एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड विल बी टर्मिनेटेड फॉर द न्यू वंस, एंड विल बी टर्मिनेटेड फॉर द न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स, विल बी टर्मिनेटेड फॉर न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स।
फुल स्टॉप। नीचे सब एजेंट कब टर्मिनेट हो सकता है? ऑब्वियसली मेन एजेंट और प्रिंसिपल डिस्कस कर ले तो सब एजेंट टर्मिनेट हो सकता है। चलो यहां टर्मिनेशन हो गया। नीचे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। व्हाट इज सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? सिंपली रिप्लेसमेंट। एक एजेंट को निकाल के दूसरे को साइड में लिख के रखो, रिप्लेसिंग द एजेंट, रिप्लेसिंग द एजेंट। रिप्लेसिंग द एजेंट लिख लिया सबने। अब यहां पे मैंने डिफरेंस दिया है भाई साहब आपके सब एजेंट का और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट का। तो सब एजेंट बहुत अच्छे से ध्यान देना, डिफरेंस पर से दोनों समझ में आएगा। मुझे एक बात बताओ, सब एजेंसी मतलब एजेंट के नीचे एजेंट आएगा, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट मतलब एक एजेंट गायब दूसरा आएगा, ठीक है। सो सब एजेंट डज नॉट वर्क, डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट। हालांकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ किसका बोले एक बार? प्रिंसिपल, बिकॉज दैट इज रिप्लेसमेंट। The agent not only appoints the sub agent but also delegates the part of his own work. Agent खुद के काम का पार्ट सब एजेंट को देता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में the agent cannot delegate the part, however it is replacement, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा काम ट्रांसफर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला, there is a privity of the contract. Privity of the contract, there is no privity of contract. No privity. What is privity? Privity means privacy. Privity means क्या बोले बात उसे? प्राइवेसी। तो सब एजेंट जब आप अपॉइंट करते हो तो कोई प्राइवेसी नहीं रहता, क्योंकि सब एजेंट्स को भी बहुत सारी चीजें पता होती है। बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में प्राइवेसी रहता है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है, क्योंकि वो क्या है बोले बात उसे? रिप्लेसमेंट। सो देयर माइट बी अ प्रिविटी। द सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन। सब एजेंट सिर्फ एजेंट के लिए लाइबल होता है और एजेंट प्रिंसिपल को लाइबल होता है, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट स्ट्रेट अवे किसको लाइबल रहेगा? प्रिंसिपल। नीचे, इन द केस ऑफ सब एजेंट, एजेंट रिमेन्स आंसरेबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। सब एजेंसी में एजेंट फिर भी लाइबल होगा प्रिंसिपल को बोलने के लिए कि सब एजेंट ने क्यों ऐसा किया। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट में सब्स्टिट्यूटेड एजेंट खुद ही लाइबल रहता है। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट। यहां पे सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल। सब एजेंट प्रिंसिपल के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, पर सब्स्टिट्यूटेड एजेंट ले सकता है। सब एजेंट में बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। सब एजेंट हो सकता है कि पता हो ना पता हो, हमने देखा है ना प्रिंसिपल को हो सकता है पता हो ना पता हो, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट हमेशा पता रहेगा, ठीक है। चाहिए तो डिफरेंस एक बार और देख लीजिए, कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। So, done everybody? Shallow, done? सो यहां पे आपका एजेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या बोले बाद उसे खत्म। जितना मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है वो सब हमने एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में देख लिया है। अभी बचते हैं इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले बाद उसे प्लेज, ठीक है। अब मैं जरा आपको पहले इंडेमनिटी गारंटी के बारे में समझा दूं और उसके बाद में हम बेलमेंट प्लेज के ऊपर जाएंगे। आ जाइए बच्चों, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर फोकस कीजिएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स गो। अच्छा, मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। नॉर्मली लास्ट फास्ट ट्रैक बैच में मैंने कवर किया था फ्रॉम द अपना जो चार्ट में आंसर राइटिंग पॉइंट है उससे कवर किया था, ठीक है। बट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट काफी टेक्निकल चैप्टर भी है, ठीक है, मतलब बहुत टेक्निकल है। तो अब उसको फास्ट ट्रैक में चार्ट से कवर करवाए या तुमको रेगुलर वाले लेक्चर्स दे, ये दोनों एक बार सोच लो, ठीक है। कवर करवाने के लिए मैं फास्ट ट्रैक मोड में कवर करवा सकता हूं, पर उसको नॉर्मली भी कवर करवाने के ऊपर हमने बात की तो 3 लेक्चर्स के आसपास कंटेंट जाएगा, तो उससे बेटर तो फिर रेगुलर वाला देखो, ऐसा मेरा कहना है। बट स्टिल यू कैन डिसाइड, ठीक है। या फिर दोनों कर सकते हैं, मैं आके कल एक दिन चार्ट से पढ़ा के जाऊंगा और रेगुलर वाले भी दे दूंगा, फिर तुमको जो चूज करना है तुम उसमें से चूज कर लो, ऐसा मेरे को लगता है। दोनों वाला ना अलग अलग, ठीक है,
फाइन, क्योंकि स्लो को फास्ट किया जा सकता है, जैसे मैंने बोला फास्ट को स्लो नहीं किया जा सकता। तो मैं इंटरप्रिटेशन को कवर करवा दूंगा चार्ट वगैरह में से, जो आंसर राइटिंग पॉइंट है उसके हिसाब से, जिसको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग है उसके से करे, जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है वो रेगुलर में से देख ले। समझ में आया पक्का? आ जाओ स्टार्ट करते हैं, फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अच्छे से। आज हम देख रहे हैं इंडेमनिटी एंड गारंटी। इंडेमनिटी एंड क्या लिख बाद उसे? गारंटी। पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर रखिएगा, बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स है दोनों के दोनों, और दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, इसलिए दोनों एक साथ लिए जा रहे हैं, ध्यान देना। ठीक है, व्हाट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट? बात को समझिएगा। व्हेन वन पर्सन promises other to compensate for any specific damage or loss is indemnity। इस क्या लिख बाद उसे? इंडेमनिटी। सब जन साथ में पढ़ो एक बार, 1 2 3 बोलो। क्या है? When one person promises other to compensate for any specific damage or loss will be called as क्या लिख बाद उसे? इंडेमनिटी। अब इसका बेस्ट एग्जांपल इंडेमनिटी का आपको बोलूं तो है इंश्योरेंस। क्या लिख बाद उसे? इंश्योरेंस। फॉर एग्जांपल नाम बोलो बेटा। ऋषि। ऋषि ने एक दिन हार्ले डेविडसन खरीदा। क्या खरीदा बोले एक बार उसे? गाड़ी है नालायक लोगों, ये ऋषि, सॉरी गाड़ी बड़ी है। सो ऋषि ने हार्ले डेविडसन खरीदा। क्या खरीदा बोले के बाद उसे? हार्ले। ये ऋषि मस्त, ये ऋषि की गर्लफ्रेंड। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? सो ऋषि ने हार्ले डेविडसन खरीदा और ऋषि की गर्लफ्रेंड के साथ ऋषि घूमने गया। और जब भी आप कोई बाइक वगैरह परचेस करते हो, नॉर्मली आप देखना कि बाइक परचेस करते वक्त आपको ऑटोमेटिकली, थोड़ा छोटा करते ऋषि को, हाँ। सो नॉर्मली बाइक वाइक परचेस करते वक्त आपको ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस शोरूम वाली कंपनी निकाल के ही देती है। तो ऋषि के इस हार्ले डेविडसन का शोरूम वालों ने इंश्योरेंस निकाला। लेट्स से इंश्योरेंस दिया टाटा एआईजी कंपनी ने। टाटा कौन सा बोले बाद उसे? एआईजी। अब ऋषि के गर्लफ्रेंड ऋषि दोनों घूम रहे थे। गर्लफ्रेंड ने पीछे से ऋषि को ऐसे होल्ड किया था, मौसम खतरनाक था, तो कैसे, अरे ऐसे कंधे पे हाथ रख के, ठीक है। तो ऐसे ऋषि थोड़ा गाड़ी चलाते रहते डिस्टर्ब हो गया और गाड़ी गिर गई, ऋषि गिर गया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लग गया वगैरह। अब ऐसे सिचुएशन में ऋषि को जो भी डैमेज हुआ होगा एक्सीडेंट की वजह से, वो सब कौन कंपेंसेट करेगा बोले एक बार से? टाटा एआईजी। बोलो हाँ है ना? इसको कंपेंसेशन देगा। सब जन बोलो, बोलो यस और नो। इसी को इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस अनदर टू कंपेंसेट फॉर अ स्पेसिफिक लॉस और स्पेसिफिक डैमेजेस, तो ऐसे सिचुएशन में उसे इंडेमनिटी कहते हैं। इसमें ऋषि को कहा जाएगा इंडेमनिटी होल्डर। क्या कहा जाएगा? इंडेमनिटी होल्डर, क्योंकि वो इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होल्ड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक बार उसे होल्ड। और टाटा एआईजी को कहा जाएगा इंडेमनीफायर। क्या कहा जाएगा बोले एक बार उसे? इंडेमनीफायर। ठीक है, क्योंकि वो इंडेमनिटी दे रहा है। इस कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली दो ही पार्टीज होते हैं, पार्टी 1 पार्टी 2। दिस इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। आपका कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, हर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज ए इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। कई बार आपका दोस्त भी आपको कई बार इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में घसीटता है। दोस्त बोलता है चल मेरे साथ घूमने के लिए, ओए यार नहीं तू चलना यार, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? दैट इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। जब आप दोस्त को प्रॉमिस करते हो कुछ हुआ देख लेंगे यार, टेंशन मत ले, मैं हूं ना। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? जोर से बोलो सर ना। इसी के अगेंस्ट होता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट, जिसके अंदर मैं लिखना चाहूंगा व्हेन वन पर्सन गिव्स indemnity to creditor on behalf of
डेटर फॉर डिफॉल्ट्स इन रीपेमेंट ऑफ डेट is called as guarantee contract. सब जन साथ में पढ़ेंगे, 1 2 3 बोलो क्या है. When one person gives indemnity to the creditor on behalf of the debtor for default in repayment of debts is a कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार से गारंटी. फॉर एग्जाम्पल ऋषि ना, ऋषि ठीक है. ऋषि का बेस्ट फ्रेंड था, नाम बोलो ऋषि. हाँ किसी का भी बेस्ट फ्रेंड कौन? धीरेन. इधर है क्या? इधर नहीं है. कॉलेज का इधर एक हजार इधर का चूज कर लो. अनुज ना. हाँ अन्य अनुभाया. किसने बुलाया इसको ऐसे? ओके. सो ऋषि जो है ना, ऋषि को अभी गर्लफ्रेंड ने तो मतलब ऐसे पकड़ा था, मतलब ऐसे पीछे बाइक पे, तो एक्सीडेंट हुआ तो फिर बाद में कंपेंसेशन वगैरह मिला, दोनों में प्यार और बढ़ा, तो दोनों ने डिसाइड कर लिया शादी करेंगे. शादी के बाद एक छोटा सा सपना था कि घर लेंगे, छोटा सा सपना घर लेंगे, क्योंकि कितने दिन बुकिंग मतलब अरे मतलब कितने दिन ऐसे, बात को समझो तुम जरा ठीक है. सो छोटा सा क्या लेंगे बोले एक बार से घर लेंगे. तो ऋषि यार ये बेकार लोग है कुछ भी बोलते. सो ऋषि ने होम लोन लिया. क्या लिया बोले एक बार से? होम लोन. और होम लोन लिया आईसीआईसीआई बैंक. किससे लिया? आईसीआईसीआई बैंक. पर आईसीआईसीआई बैंक से ऋषि लोन लेने के लिए आए. ऋषि ने बोला ऐसे लोन चाहिए, होम लोन चाहिए. मैं यहाँ से ऐसे लोगों को हम लोन नहीं देते करके. ऋषि बोला यार क्या करूं ऐसा जो मेरे को लोन मिलेगा. बोले तेरे बिहाफ पे तेरी गारंटी लेने के लिए कोई है क्या? तो ऋषि ने लगेज फोन लगाया. बाया लोन चाहिए, गारंटी देने आ जा. सो आने आया और आन्या ने ऋषि के बिहाफ पे आईसीआईसीआई बैंक को क्या दिया बोले एक बार से? गारंटी कि अगर ऋषि नहीं रिपे करेगा तो मैं लोन रिपे कर दूंगा. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. तो यहां पे देखो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट है. ऋषि इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल डेटर. ऋषि इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्या बोले एक बार से? डेटर. आईसीआईसीआई बैंक इज कॉल्ड एज क्रेडिटर एंड बाया इज कॉल्ड एज श्योरिटी. बाया इज कॉल्ड एज श्योरिटी. कंसेप्ट समझ में? यहां पे तीन पार्टीज इन्वॉल्व है, इक ब ट्रे. क्लियर है? पर आपने याद रखना इस गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व है, ये वाला. कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बोले एक बार से? इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट कि भाई अगर ऋषि ने पेमेंट नहीं किया तो आन्या पे करेगा. और सिर्फ ये नहीं, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट भी इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है. मतलब जब भी कोई गारंटर डेटर के बिहाफ पे पेमेंट करता है तो इनहेरेंट इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट बनता है फ्यूचर के लिए कि डेटर उसको सेम चीज के लिए रीपे करेगा. मतलब आन्या ने कोई पेमेंट किया अगर ऋषि के बिहाफ पे, तो ऋषि की जिम्मेदारी ऑटोमेटिकली बन जाएगी कि वो आन्या को इंडेमनिफाई करेगा. सो दिस इज इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. जोर से बोलो सर ना. सो ये है आपका गारंटी कॉन्ट्रैक्ट और ये है आपका इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट. आइडिया क्लियर है सबको? जोर से बोलो सर ना. चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखिए. गो फॉर इट फास्ट.
शर्डन हो गया पक्का। ओके अब आपके बुक में इंडेमनिटी गारंटी का एक डिफरेंस है, इंडेमनिटी गारंटी होने के बाद दिख रहा है वो डिफरेंस जरा फिलअप कर लेंगे, आ जाइए फटाफट। ये लिखना हो गया बच्चों सबका, एवरीबॉडी बोलो हाँ है ना। तो डिफरेंस फिलअप कर लेंगे तो आपको इंडेमनिटी गारंटी का आइडिया आ जाएगा पूरा का पूरा। आ जाइए फटाफट, सी दिस डिफरेंस, लेट्स गो। सो इंडेमनिटी गारंटी का डिफरेंस है, आप इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हो। पहला, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन वन पर्सन प्रॉमिसेस अनदर टू कंपेंसेट फॉर लॉस और डैमेज। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन श्योरिटी प्रॉमिसेस क्रेडिटर टू कंपेंसेट फॉर लॉस और डैमेज ड्यू टू प्रिंसिपल डेटर। दूसरा, पार्टीज कितने होते हैं, सब जन बोलो। इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में कितने पार्टीज है, 2। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में कितने होते हैं, 3। नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ इंडेमनीफायर, इंडेमनीफायर की लाइबिलिटी हमेशा प्राइमरी है, पर श्योरिटी में, श्योरिटी की गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में सेकेंडरी है, क्योंकि पहले प्रिंसिपल डेटर लायबल है और बाद में अगर उसने नहीं पे किया तो ये लायबल है, तो दैट इज सेकेंडरी लाइबिलिटी। नीचे उसके बाद में नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इंडेमनिटी में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी में 3 कॉन्ट्रैक्ट है, लोन, फिर श्योरिटी टू क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर टू श्योरिटी, 3 कॉन्ट्रैक्ट है। नीचे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन ऑकरेंस ऑफ इवेंट, दैट इज इंडेमनिटी, और गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टिंजेंट एज वेल एज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में कवर किया जाता है। राइट्स, indemnity holder to get compensated for loss, indemnifier to get premiums and fees for the compliances, क्योंकि इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट में वही होता है ना, प्रीमियम अर्न कर सकते हो। गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल डेटर टू गेट पेड फॉर द लोन फ्रॉम क्रेडिटर, क्रेडिटर को इंटरेस्ट मिलेगा, डेट मिलेगा, एंड गारंटर को नॉर्मली पैसा वगैरह रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल डेटर, या गारंटी कमीशन भी मिल सकता है। नीचे कॉन्टिंजेंट और एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाइबिलिटी फ्यूचर में आएगी, ठीक है, लाइबिलिटी अभी नहीं है, अभी आपने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर गारंटी कॉन्ट्रैक्ट में लोन अभी एग्जिस्टिंग है, दैट इज एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी। क्लियर है, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट की लाइबिलिटी कैसी है, फ्यूचर। समझ में? तो इसको चाहिए तो शॉर्ट में फटाफट फिलअप कर लीजिए, गो फॉर इट फास्ट। अमरावती की ओर तुमने नॉनवेज नहीं खाया तो कोई सेंस ही नहीं है फिर। कौन? अन्य? तो अच्छी बात है, नहीं खाना चाहिए एक्चुअली, पर आज के डेज में फॉलो करना बहुत मुश्किल है। जैन लोगों का डाइट एक्चुअली बॉडी के लिए बहुत प्यारा होता है, मतलब बॉडी उसके ऊपर, जैन कोई एनी जैन आउट देयर? अरे बॉडी मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बोल रहा मैं। कौन है जैन है? तुम खाते हो क्या प्याज लहसुन वगैरह? सर पेल पेल के सर। चलो फास्ट लिख लो इसको। हाँ मैं खाता, बहुत रेयर खाता हूँ, बट मतलब सिर्फ रस्सा खाते नहीं, ऐसा नहीं है भाई।
पाप करना तो पूरा करना आधा अधूरा नहीं करना। नालायक ऊपर से नहीं, भिखारी कैसे लोग हैं यार ये। कोई लिख भी रहा है कि नहीं लिख रहा है? इधर क्यों टैटू बना रहे हो दूसरे के ऊपर? चलो डन। ओके, यहां इंडेमनिटी गारंटी कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस खत्म हुआ, ठीक है। अब इनके प्रोविजंस बाकी है और बेलमेंट और प्लेज के प्रोविजंस बाकी है, ठीक है। हम इसको कल कवर करेंगे। नियरली आपका कॉन्ट्रैक्ट कल खत्म होगा और इंटरप्रिटेशन के लिए हमको 1.5 से 2 घंटे का एक लेक्चर और लगेगा, जिसके अंदर मैं चार्ट से कवर करूंगा। साथ में आपको इंटरप्रिटेशन की चाहिए तो रेगुलर लेक्चर्स भी दे के रखूंगा इन केस किसी को प्रॉब्लम होता है तो, ठीक है। आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। सॉल्व फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच, गुड डे, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बोलो, जोर से बोलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू।